तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज यूथ क्वेक इन नेपाल। अर्थक्वेक तो सुना था, ये यूथ क्वेक क्या है? यूथ और क्वेक, अर्थक्वेक का क्वेक ले लिया गया और यूथ ले लिया गया, है ना। तो यूथ ने नेपाल को जोल्ट कर दिया है, यूथ्स ने, जेनजीज ने, दैट इज यूथ क्वेक इन नेपाल। एंड द सेकंड विल बी ऑन इंडिया मॉरिशियस रिलेशन। तो इस पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, नेपाल वाले इंसिडेंट पे। नेपाल वाला इंसिडेंट आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा आपको पता भी चल रहा होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बट क्या आंसर में क्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, कुछ नहीं लिखने का काम आएगा, ठीक है। तो आपके आंसर्स में आपको क्या लिखना है एग्जाम के आंसर्स में, दैट ऑल विल बी टॉट हियर, है ना। बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे, क्या क्या कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, एवरीथिंग विल बी टॉट। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। ये दो टॉपिक आज हम करेंगे। पुराने डीसीएस में जो क्वेश्चन थे उनके मॉडल आंसर्स भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या है ना। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो भी नए वर्ड सीखना आप उसका नोट्स बनाते जाओ, वोकैबुलरीज का नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स का नोट्स बनाओ। कीवर्ड्स का नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कीवर्ड्स मतलब नॉलेज, है ना। की फ्रेजेस मतलब नॉलेज, समझ में आई बात? की फ्रेज की वर्ड्स मतलब नॉलेज, बात खत्म। ये नॉलेज जितना आप गेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये रहा फर्स्ट टॉपिक। दिस इज अ नेशनल मूवमेंट नाउ, नॉट जस्ट जेनजी, नेपाली प्रोटेस्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो नेपाल में जो हुआ आप सब देख रहे हो। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में जो यूथ लोग हैं जिनको जेनजी जनरेशन बुलाते हैं, जेनजी जनरेशन ने एक प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करके क्या किया? प्रोटेस्ट करके पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, पूरी की पूरी गवर्नमेंट। उनके प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग गए, है ना। उनके प्रेसिडेंट छुप गए कहीं जाके, जबकि प्रेसिडेंट वहां भी सिंबॉलिक हेड है, जैसे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सिंबॉलिक हेड होते हैं। समझ में आई बात, है ना। पुराने भी जो भी प्राइम मिनिस्टर उनके रहे हैं, 4-5 प्राइम मिनिस्टर, सबका घर जला दिया उन लोगों ने। उनमें से एक पुराने प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ है, उनका जल के डेथ हो गया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर के वीडियोज आ रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है, ठीक है। तो कुछ चीजें देख के लग रही हैं कि चलो ये बहुत गलत तो नहीं है, बट जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ का डेथ हो गया, वो भी जल के मर जाना, दैट इज नॉट गुड, है ना। एक दो इंडियन टूरिस्ट का भी डेथ हो गया, वो लोग भी होटल्स वगैरह में जल के मर गए या अन्य तरीकों से मर गए। समझ में आई बात? तो ये बहुत सारी चीजें बयान करता है, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला तो ये एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट के बारे में समझेंगे। दूसरा, ये इंसिडेंट क्यों हुआ इसके बारे में समझेंगे, द रीजंस बिहाइंड दीज इंसिडेंट्स, है ना। तीसरा, इसके बाद क्या होने वाला है नेपाल में या क्या हो सकता है वो समझेंगे। चौथा, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझेंगे। पांचवा, क्या ऐसे और इंसिडेंट हो सकते हैं क्या आसपास की कंट्रीज में, और क्या इसमें अलग से जो बड़ी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए वगैरह, क्या उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या उनका कुछ हाथ हो सकता है क्या? ये सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे। समझ में आई बात, है ना, डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हो रहा था, है ना, आपको पता भी चला होगा कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? तो प्रोटेस्ट करने के पीछे जो इमीडिएट कॉज था, एक होता है इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जाम्पल 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इमीडिएट कॉज क्या था? तो इमीडिएट कॉज हो सकता है कि चलो चर्बी वाले कारतूस मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, समझ में आई बात। बट उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो उबल रहे होते हैं, धीरे धीरे बबल बन रहे होते हैं, और वो बबल अचानक से क्या होता है? बर्स्ट होता है। तो आपको लगता है कि ये आज हुआ, है ना। आपका एक दोस्त है, आप उसको रोज थोड़ा थोड़ा गाली देते जाते हैं, वो सहता जाता है, ठीक है। एक दिन थोड़ा सा आपने उसको पोक कर दिया, वो गुस्से में आग बबूला हो गया। तुम्हें लगा रे थोड़ा सा ही तो पोक किया था, लेकिन वो भर रहा है अंदर से, भर रहा है, एक दिन क्या कर गया? बर्स्ट कर गया। सो सिमिलर सिचुएशन हैपेंड इन नेपाल, है ना। नेपाल और बाहर के लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया अचानक से। बहुत सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बोलते हैं उनको, क्योंकि वो क्या है? प्लेटफॉर्म्स है, इंटरमीडियरीज है। कंटेंट आप डाल रहे हो, आप देख रहे हो, मतलब मैं डाल रहा हूं आप देख रहे हो, आप डाल रहे हो मैं देख रहा हूं। उनका काम क्या है? प्लेटफॉर्म डालने का। समझ में आई बात? थोड़ी ना फेसबुक आके खुद अपना कंटेंट बना रहा है, इंस्टाग्राम खुद अपना कंटेंट बना रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना। वो लोग क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग क्या है? इंटरमीडियरीज हैं। आई बात समझ में? तो नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ महीनों पहले रेगुलेशंस निकाले थे कि जो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं,
ये नेपाल के अंदर अपने अपने ऑफिसेज सेटअप करें, ग्रीवियांस ऑफिसर सेटअप करें, है ना, कि नेपाल की गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट क्या कर पाए, कॉन्टैक्ट बिठा पाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया उनके लिए, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। एक दो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने फॉलो किया, फॉर एग्जांपल टिकटॉक ने फॉलो किया। किसने फॉलो किया? टिकटॉक ने। टिकटॉक को बैन नहीं किया, लेकिन अचानक से जितने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, समझ में आई बात, ट्विटर हो गया, ट्विटर को अब एक्स के नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीजें अचानक से एक ही दिन क्या हो गई, बैन हो गई। अब ये बैन हो गई। अच्छा, बैन होने के पहले की बात भी मैं आपको बताऊं कि ये इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल क्या रहा था। क्या नेपाल एक बहुत अमीर देश है? क्या वहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है? क्या नहीं है। नेपाल में इनफैक्ट छोटे छोटे प्लेन भी क्रैश होते रहते हैं, प्लेन क्रैश होते रहते हैं। वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमी है। नेपाली जो लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं अपने इकोनॉमिक वजह से, जिसमें इंडिया में भी काफी आते रहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग कुक का काम करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जगह जगह पे। समझ में आई बात? बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के यहाँ भी वो लोग कुक का काम करते हैं। बेंगलोर में रेस्टोरेंट या छोटे जो ढाबे वगैरह या कैफेज वगैरह है वो खोल के अपना काम चलाते हैं, है ना। और इंडिया और नेपाल के रिलेशन की बात करें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन का हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले लगा लो, बहुत पहले, सीताराम से लगा लो, है ना। श्री राम इज बॉर्न इन इंडिया एंड माता सीता इज बॉर्न इन नेपाल। समझ में आई बात? तो इंडिया और नेपाल का बेटी का रिश्ता है, मैरिजेस का रिश्ता है, और इकोनॉमिक रिलेशन है, रोटी का रिश्ता है। इंडिया नेपाल रिलेशन इज कॉल्ड एट रोटी बेटी का रिश्ता। तो नेपालीज लोग जस्ट इंडिया नहीं आते हैं, इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज, है ना, इनफैक्ट यूएई वगैरह, सऊदी अरेबिया वगैरह, सिंगापुर, थाईलैंड, समझ में आई बात, हर जगह जाके वो लोग अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, वहां काम करते हैं और वहां से अपनी कंट्रीज को पैसा भेजते हैं। तो कहीं और आप जाए, किसी और कंट्री में काम करने गए और अपनी कंट्री को, पेरेंट कंट्री को पैसा भेज रहे हो, उसको रेमिटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेमिटेंस। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? रेमिटेंस। तो रेमिट मतलब टू विड्रॉ, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस 25% जीडीपी बन जाता है नेपाल का। नेपाल का 25% जीडीपी क्या है? रेमिटेंस है। मतलब सीधे सीधे एक चीज दिख रही है कि नेपाल की अपनी इकोनॉमी में कुछ खास नहीं है, वहां पे कुछ खास गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हो रहे। अब वो जो लोग रेमिटेंस भेज रहे हैं, जो लोग बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनसे क्या आईएसडी लगा के बात हो रही है? क्या नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू बात हो रही है। व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो। समझ में आई बात? होगा काम? नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया पे भी अब इकोनॉमी डिपेंड करती है कि नहीं करती है? सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी क्या डिपेंड करती है? इकोनॉमी। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं, उसके थ्रू भी अपनी जीविका चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? दैट एम्प्लॉयमेंट उसके साथ एसोसिएटेड है कि नहीं है? या फिर कुछ भी कर रहे हैं, छोटा दुकान खोल रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं, उसके वीडियोस डाल रहे हैं कि आप हमारे दुकान पे आइए, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ भी। तो एवरीथिंग, द मार्केटिंग, द सेल्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। वो भी एक एस्पेक्ट था। उससे भी बड़ा एस्पेक्ट बताता हूं आपको। इंडिया में कंगना रनौत ने एक चीज स्टार्ट किया था, मैंने उनका पॉपुलराइज किया हुआ वर्ड है नेपोटिज्म, है ना। जो उन्होंने बोला कि करण जौहर इज द फ्लैग बीरर ऑफ नेपोटिज्म, कि नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं किसके अंदर? बॉलीवुड के अंदर। समझ में आई बात? तो नेपोटिज्म तो है ही। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी पावरफुल हैं वो लोग अपने ही बच्चों को, अपने ही रिलेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ एट द कॉस्ट ऑफ द टैलेंट एंड अदर थिंग्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो अलग अलग थिंकर्स को। अलग अलग थिंकर्स में एक थिंकर्स है जिनका नाम है प्लेटो। नाम सुना है आप लोगों ने? प्लेटो का नाम सुना है? तो प्लेटो का थ्योरी है फिलोसफर किंग। प्लेटो उसमें बोलते हैं कि जो रूलर क्लास होना चाहिए, जो रूल करे, वो रूलर क्लास की अपनी फैमिली नहीं होनी चाहिए। रूलर क्लास की क्या नहीं होनी चाहिए? खुद की फैमिली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि खुद की फैमिली होगी तो वो नेपोटिज्म करेगा, खुद की फैमिली वालों को प्रमोट करेगा। आई बात समझ में? तो अगर हमें नेपोटिज्म रुकना है तो रूरल क्लास का, रूरल नहीं, रूल करने वाले क्लास का फैमिली को हमें रोक देना होगा। ही कैन नॉट मैरी, बात खत्म। और शी कैन नॉट मैरी, जो भी रूल कर रहा है। आई बात समझ में?
है ना। बट नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में जो रूलर क्लास है, जो एक्स रूलर 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 क्लास जो है, उनके बच्चे जो हैं जिनको नेपो किड्स कहा जा रहा था, ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, अपने गुची के बैग दिखा रहे हैं, अपने रोलेक्स की घड़ियां दिखा रहे हैं, अपने एक्सपेंसिव पार्टीज दिखा रहे हैं। यहां पे यूथ के पास ना एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी कम नहीं हो रही है ना, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, अर्थक्वेक होते रहते हैं, डिजास्टर होते रहता है, कुछ रेस्पाइट नहीं है, और नेपो किड्स क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो एक तो एंजॉय कर भी रहे हैं, दूसरे वाले को जला भी रहे हैं कि देख मैं एंजॉय कर रहा हूं, तू गरीब। समझ में आई बात। तो वो गरीबी का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। एक तो वो गरीबी है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, और दूसरा वो और ज्यादा हाईलाइट भी हो रही है। आई बात समझ में। एक और थिंकर है जिनका नाम है एरिस्टोटल, नाम सुना है आप लोगों ने, क्या नाम है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का काम है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल ने बोला था देखो रेवोल्यूशन जो होता है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा वजह होता है इनइक्वालिटी। क्या वजह होता है, इनइक्वालिटी। द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। वो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी ट्रू भी हो सकती है और परसीव्ड भी हो सकती है कि इनइक्वालिटी है नहीं बट लग रहा है, तो भी क्या हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकता है। समझ में आई बात। ये लोग 2500 साल पहले ये सब बात बोल के चले गए। दोनों बात जस्टिफाइड लग रही है कि नहीं आपको नेपाल के कंटेक्स्ट में। समझ में आई बात है ना। तो अब इस बात को हम और डिटेल में समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आगे बात करते हैं। तो ये नेपो किड्स, नेपोटिज्म, करप्शन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन है ना। और नेपाल का पॉलिटी का एक खास बात है, नेपाल पहले मोनार्की हुआ करता था, अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे वहां पे, है ना। ठीक है, राजा रूल किया करते थे, है ना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी बना के रखा था बाद में, बहुत बाद में मोनार्की को, राजा राजा वाले सिस्टम को नेपाल के लोगों ने प्रोटेस्ट करके ओवरथ्रो कर दिया। नेपाल में डेमोक्रेसी लेके आए, नेपाल में पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, और वो सारा जो मूवमेंट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, वो बहुत सारे वायलेंट तरीकों से ही हुआ। कैसे तरीकों से हुआ, वायलेंट तरीकों से। समझ में आई बात। वहां पे जो पार्टीज हैं वो मेनली कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट ओरिएंटेशन की पार्टीज हैं। कैसी पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन की, है ना। कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, मार्क्स का नाम सुना है आप लोगों ने, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट है ना, वायलेंस इज द मदर ऑफ रेवोल्यूशन। समझ में आई बात है ना। तो रेवोल्यूशन के लिए वायलेंस आपको करना ही पड़ता है, ठीक बात है। तो वायलेंस जो है, वहां के जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जो रूल करने आया है, उसकी आइडियोलॉजी में भी क्या था, वायलेंस था। तो एक तरह से वहां पे ये रेवोल्यूशन में वायलेंस का भी कल्चर था। समझ में आई बात, ये एक बात हो जाती है। और एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग हैं, इनका नाम है पेरेटो, एक का नाम है मॉस्का, लिखने की जरूरत नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि देखो ये सब डेमोक्रेसी वगैरह सब दिखावा है। डेमोक्रेसी वगैरह क्या है, सर्कुलेशन ऑफ पावर एलिट्स है। क्या है, सर्कुलेशन ऑफ पावर एलिट्स। जो लोग पावरफुल है और एलिट है, उन्हीं के बीच में पावर क्या होता है, सर्कुलेट होते जाता है ना। मान लो हम 3 लोग पावरफुल हैं, तो कभी मैं सीएम बना, कभी तुम बनी, कभी तुम बनी, फिर वापस मैं बना, तुम बने, फिर इसका कभी इनका गठबंधन, कभी उसका, कभी उसका, ऐसे ऐसे हो रहा है। बाकी लोग ऐसे ही हैं। तो नेपाल में कभी भी गवर्नमेंट बदल रही थी, यही हो रहा था। ये जो 3-4 लोग थे, 4-5 लोग थे, इन्हीं के पार्टीज के बीच में पावर घूम रहा था, और कभी इनका गठबंधन, कभी उनका, कभी उनका, कभी उनका, ऐसे ही चल रहा था। कभी केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, कभी शेर बहादुर देववा बन रहे थे, है ना। और इन्हीं के बीच में सब चीजें घूम रही थी। ग्राउंड पे रियलिटीज में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, हर कोई करप्शन ही कर रहा था। आई बात समझ में, एटलीस्ट करप्शन के एलिगेशंस थे, बहुत सारे, ढेर सारे एलिगेशन। तो जो यूथ्स ने किया, यूथ्स का काम क्या था कि पहले तो इमीडिएट कॉज जो था सोशल मीडिया को बैन करना, उसके पीछे का कॉज क्या है, करप्शन। उसके पीछे के कॉज क्या है, नेपो किड्स। तो करप्शन और नेपो किड्स के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्सपोज किया जाने लगा था, बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है उनको, है ना। कि देखो ये नेपो किड्स को देखो, ये गुची के बैग लेके घूम रहे हैं, है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा ओवर हाईलाइट नेपाल में हो रही थी। समझ में आई बात है ना। और फिर
सोशल मीडिया बैन होता है, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं पीसफुल तरीके से, पहली बात है ना। पुलिस को ऑर्डर मिलता है गोलियां चला दो, पुलिस गोलियां चला देती है। 19-20 जवान, जवान मतलब यूथ जो है मर जाते हैं, है ना। 12-13 साल के बच्चे भी मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटेस्ट होता है वो वायलेंट रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है? वायलेंट, है ना। पूरा पूरा क्या स्टार्ट हो जाता है? वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस प्रोटेस्ट में पहले जो कम लोग थे वो और ज्यादा एक मास स्केल पे मास प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है। अब बात सिर्फ सोशल मीडिया को वापस रीस्टोर करने की नहीं होती है, समझ में आई बात, है ना। अब बात किस चीज की हो जाती है कि इस करप्ट गवर्नमेंट को, इस निर्दयी गवर्नमेंट को, इस नेपो किड्स वाले पूरे सिस्टम को हमें बदल के रख देना है। और उसके बाद बहुत सारे यूथ उसमें शामिल होते हैं, वायलेंस करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां आग लगाते हैं, वहां के लीडर्स को ऐसे एयरलिफ्ट किया गया, समझ में आई बात, है ना। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के घर जाते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर जाते हैं, उनको घर को जला देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर घर पे मिल जाते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, जान से नहीं मारा, ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक बात है। और फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा वन ऑफ द नेपो किड था, जो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा था अपने, है ना, कि ये देखो अलग अलग ब्रांडेड कपड़े, ये देखो फलाना, ये देखो ढिमकाना, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये वहां के यूथ्स कर रहे हैं। अब वहां के यूथ्स में ऑलमोस्ट 30s में काठमांडू को एक मेयर भी था जो यूथ्स को काफी पसंद था, वो भी रैप वैप करता है। तो ऐसा लग रहा था कि शायद जब ये पूरा सिस्टम खत्म होगा उसको ये लोग क्या बना देंगे? पीएम बना देंगे। बट जेनजी और स्मार्ट निकले, समझ में आई बात कि नहीं, इनका भी एज तो अभी क्या है, 30s में है, शायद पीएम बनने लायक अभी नहीं है, शायद उतने मैच्योर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ स्मॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आई बात। तो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जो इंटरमीडिएट टाइम के लिए क्या रहेगा? प्राइम मिनिस्टर। जब तक हम सिस्टम में सोचेंगे कि अब नेपाल में क्या होना चाहिए, क्या नेपाल में वापस से डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, यह सिस्टम अभी आगे इवॉल्व होने वाला है, होते रहेगा, समझ में आई बात। वापस से क्या होने वाला है, इसके बीच में इंटरमीडिएट रूप से उन्होंने एक एक्स सुप्रीम कोर्ट की जज थी नेपाल की, सुशीला कार्की, उसको उन्होंने क्या बनाया है वहां पे? इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वो भी करप्शन वगैरह के ऊपर बहुत सारे अच्छे जजमेंट उन्होंने दिए हैं, उनका उस तरह का हिस्ट्री रहा है, समझ में आई बात। उन्होंने कल क्या ले लिया? ओथ भी ले लिया कि चलो एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आई एम टेकिंग ओथ, समझ में आई बात, इन नेपाल, आई बात समझ में। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है? नेपाल में चल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है? अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो लोग हैं, है ना, ये सब मिलके ये डिसाइड करेंगे, जो जेनजीज के लीडर्स हैं और बाकी लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे कि नेपाल में एक्चुअली क्या होना चाहिए। जो वहां पे रजवाड़ा सिस्टम, मोनार्की खत्म हो गया था, जो किंग अपने घर में बैठे हुए थे, वो किंग भी अब घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन किंग का भी शायद इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है, आई बात समझ में। तो बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, अभी ये डायनामिक्स इवॉल्व होगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलेगी, और फाइनली जाके 6 महीने 8 महीने में भी 1 साल 2 साल में चीजें जाके क्या होंगी? सेटल होंगी। बट एटलीस्ट जब ऐसी सिचुएशन आती है तो 5-6 महीने तो लगते ही हैं सिचुएशन को क्या होने में? सेटल होने में, है ना। वायलेंस रुक गया है, क्योंकि जिस वजह से वायलेंस हो रहा था, सोशल मीडिया, ब्लॉग, करप्शन, नेपोटिज्म, है ना, तो उस चीजों को उन्होंने टेम्पोररी रूप से अभी फिलहाल हटा दिया है। बट क्या जो नया सिस्टम आएगा, क्या वो इंश्योर करेगा कि वापस से सर्कुलेशन ऑफ पावर एलिट्स नहीं हो? क्या वापस से डेमोक्रेसी सिर्फ कहने के लिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नहीं हो, जहां पे आप वोट दे के आते हो और बाकी 5 साल घर पे बैठे रहते हो? समझ में आई बात? क्या ये इंश्योर होगा? क्या वाकई में नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे? क्या जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी? क्या लोगों का एम्पावरमेंट होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर मिलना अभी बाकी है। कुछ भी सिस्टम आए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तभी वहां पे सब्सटैंटिव पीस रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग पीस रहेगी, अदरवाइज नर्वस स्टेट ऑफ पीस रहेगा। कैसा रहेगा? नर्वस स्टेट ऑफ पीस। नर्वस स्टेट ऑफ पीस समझते हो ना? 2 लोग गुस्से में है, चुप है, एक बोलेगा तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो नर्वस स्टेट ऑफ पीस मतलब पीस है, बट कब वापस से फूटेगा पता नहीं चलेगा, आई बात समझ में।
ठीक है, तो ये नेपाल की है पूरी पूरी कहानी। अब देखो ये पूरा नेपाल का रहा हिस्ट्री। 1768 से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी नारायण शाह, पृथ्वी नारायण शाह यूनिफाइड नेपाल के मोनार्क थे। उन्होंने यूनिफाइड नेपाल के मोनार्क से बिगिन किया, स्टार्ट किया। 1846 से 1951 राणा डायनेस्टी शुरू हुई। राणा डायनेस्टी है ना नेपाल में। मेरा घर जो है नेपाल बॉर्डर के बहुत पास पड़ता है ना। मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, उसका नाम है राणा। उसका नाम राणा डायनेस्टी के नाम पे ही रखा गया था। समझ में आई बात। राणा डायनेस्टी शुरू हुई 1951 में, वो भी खत्म हो गई। वापस से है ना एक तरह से फिर से शाह मोनार्की आई। तो ये क्या हमें याद रखना है? नहीं। समय बीतता गया, पीपल्स मूवमेंट हुआ, लोगों का मूवमेंट हुआ। 1990s में पहली बार हुआ। वहां पे बोला गया कि देखो राजा रहेंगे, राजा मतलब मोनार्की रहेगी, बट अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री को गाइड किया जाएगा। मेरा वचन ही है मेरा शासन, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आई बात। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होगी। कैसी डेमोक्रेसी होगी? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बहुत सारी पार्टी होंगी, डेमोक्रेसी बनाई जाएगी। तो उस तरीके से एकदम नहीं चल रहा था। 1996 से 2006 तक नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसीज हुआ। इंसर्जेंसीज मतलब आर्म्ड रिवेलियन, आप बोल सकते हो, आर्म्ड रिवेलियन। समझ में आई बात। और माओइस्ट कौन है? हु आर माओइस्ट? माओइस्ट बना है वर्ड माओ से। किससे बना है? माओ। माओ जेदांग, माओ जेदांग इज द नेम ऑफ अ चाइनीज रूलर 1949 में, जिन्होंने चाइना को एक कम्युनिस्ट चाइना बनाया। उसके बाद से चाइना किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पॉपुलरली यही नाम रखती है, पीपल्स रिपब्लिक। समझ में आई बात। कम्युनिस्ट चाइना का मतलब, कम्युनिस्ट वर्ड बना है कॉमन से, ठीक है। कॉमन मतलब कॉमन पीपल का रूल रहेगा। समझ में आई बात। बट कॉमन पीपल क्या रूल करेगा? नहीं। कॉमन पीपल के नाम पे ही एक पार्टी रहेगी, वही पार्टी क्या करेगी? रूल करेगी। उसी आइडियोलॉजी पे क्या होगा? काम होगा, है ना। तो जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहती है, प्राइवेट वेल्थ, प्राइवेट बिजनेस को भाव नहीं मिलता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, कितना भाव देना है, कितना नहीं देना है। ये रिवॉल्यूशन वायलेंट तरीके से माओ ने कहां लड़ा था? चाइना में। और वैसा ही रिवॉल्यूशन कहां स्टार्ट हो गया था? नेपाल में। माओइस्ट इंसर्जेंसी, बहुत सारी पार्टीज बनी और सब पार्टीज कम्युनिस्ट माओइस्ट पार्टीज ही हैं वहां पे। कहां पे? नेपाल में। सिविल वॉर, आपस में वॉर शुरू हो गया। 2006 में फिर से वहां पीपुल्स मूवमेंट 2 हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट हुआ अलग अलग पार्टीज के बीच में। मोनार्की और कमजोर हुई। 2008 में मोनार्की को खत्म कर दिया गया और नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। रिपब्लिक मतलब जहां पे कोई रूलर जो है, किंग जो है वो नहीं हो। किंग की जगह पे कौन हो? इलेक्टेड रूलर हो। समझ में आई बात। कौन हो? इलेक्टेड रूलर। उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। जैसे इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इंडिया क्या है? रिपब्लिक। यूके में कौन है? किंग। तो यूके में नहीं होता, यूके को रिपब्लिक नहीं बोलोगे। समझ में आई बात। यूएस में कौन है? प्रेसिडेंट। उसको क्या बोलोगे? रिपब्लिक, है ना। तो यहां से किंग का सिस्टम खत्म। अब नेपाल क्या बन गया है? रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब प्राइम मिनिस्टर और ये पूरा सिस्टम रहेगा, इलेक्शंस होंगे, पार्लियामेंट रहेगा। समझ में आई बात। वो सब डिसीजन लेंगे। फेडरल मतलब कि पूरे नेपाल को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया जाएगा। स्टेट्स के भी अपने पावर होंगे, सेंटर का भी, जैसे इंडिया में है। असम का भी अपना अलग पावर है, यूपी का भी, बिहार का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो नेपाल इंडिया जैसा सिस्टम बन गया कब से? 2008 में। वापस से उन्होंने 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हम लोग एक सेकुलर कंट्री बनेंगे। ये किंगडम्स के टाइम पे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र की तरह नजर आता था। सेकुलर कंट्री बनेंगे, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनेंगे। तो ऐसा पूरा नेपाल चलने लग गया। अब ये सब कुछ होने लग गया था, लेकिन 2015 के बाद से भी नेपाल में अलग अलग जो पार्टीज हैं, है ना, लगभग सबका आइडियोलॉजी क्या है? सेम है। वही बदल बदल के गवर्नमेंट में आ रही थी। नेपाल के यूथ का कुछ हो नहीं रहा था। आई बात समझ में। सर्कुलेशन ऑफ पावर एलिट्स हो रहा था। क्या हो रहा था? सर्कुलेशन ऑफ पावर एलिट्स। ठीक बात है ना। अब वापस से अगर हम अभी की बात करें तो सितंबर से ये जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया। जेनजी जनरेशन किसको कहते हैं? जिनका जन्म कब हुआ हो? आफ्टर 1996। ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा बेटा,
है ना, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। तो 1996 से के बाद जो जनरेशन पैदा हुई, आप में से कितने लोग जेनजी हो बताओ? सारे? सब जेनजी हो, ठीक है। तो ये रहे जेनजी जनरेशन, है ना। देखो ये पार्लियामेंट को जला दिया इन लोगों ने, ठीक है, यहां पे गोली वोली भी लग रही है लोगों को, ये सब भी चल रहा है। खैर, जनरेशन जेड, जेन जी, जेन जी का एज कितना है? ऑलमोस्ट 16 से 25। ये लोग कौन सा जनरेशन है? जेन जी जनरेशन है। 20%, 21% ऑफ नेपाल का पॉपुलेशन कौन बनता है? जेन जी जनरेशन बनती है। मतलब यंग जनरेशन है इतना, 25 के ऊपर वाले भी यंग है, 35 तक ले लो तो। नियरली 90% ऑफ नेपाल्स 30 मिलियन पीपल यूज द इंटरनेट। जेन जी मोस्ट डिजिटली कनेक्टेड, है ना। तो ये पूरा पूरा रेवोल्यूशन के ड्राइवर्स कौन थे? इस रेवोल्यूशन को ड्राइव कौन कर रहा था? करप्शन। करप्शन की वजह से रेवोल्यूशन हुआ। नेपोटिज्म, नेपो किड्स, लैक ऑफ जॉब्स। डिजिटल ट्रिगर, सोशल मीडिया बैन एक किसका काम किया? इमीडिएट ट्रिगर का काम किया, ठीक है। ब्रॉडर डिमांड क्या है? करप्शन हटाओ, सोशल इनइक्वालिटी हटाओ, और क्या हटाओ? जॉबलेसनेस हटाओ। नेपाल की अगर करप्शन की बात करें तो एक होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। क्या होता है बोलो? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। रिपीट आफ्टर मी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। जिसको कौन सी एजेंसी निकालता है बोलो? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेपाल का स्कोर जो है 27 है ना, इधर ज्यादा ही 27 से ऊपर ही रहा है, 30 35 इस रेंज में ही रहा है। मतलब करप्शन का परसेप्शन नेपाल में हमेशा हाईएस्ट रहा है। ये देखो जेनजी लोग जो हैं, ये इनके एलीट तरीके से रहना खाना पीना, अभी तो फोटोज मैंने कम डाले हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे जब पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, 19 यूथ मर गए, बहुत सारे घायल हो गए, है ना। तो बाद में इन लोगों ने क्या किया? वायलेंट प्रोटेस्ट में एक्स पीएम्स के घरों को जलाया, ठीक है। वहां पे एक राज्य लक्ष्मी चित्रकार जो वाइफ थी, झलानाथ खनल, जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका डेथ हो गया। होटल वगैरह सब जला दिया इन लोगों ने। एक्स नेपाल प्राइम मिनिस्टर वाइफ डाइड फ्रॉम बर्न्स आफ्टर प्रोटेस्टर्स सेट द हाउस ऑन फायर। देख रहे हो ये हाउस क्या है? जल रहा है, ये भी जल रहा है। रिसेंट अपडेट, क्राइसिस बियॉन्ड ओलीज रेजिग्नेशन। अभी रिसेंट अपडेट क्या है? रिसेंट अपडेट ये है ना, कि वहां पे 2 बार पीपल्स मूवमेंट हो चुके हैं, 2 बार, है ना। 2 बार पीपल मूवमेंट कब हुए बताओ? 2 बार पीपल मूवमेंट कब हुए नेपाल में? 1990 में, और दूसरी बार कब में? 2006 में। 2 बार पीपल मूवमेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी नेपाल की हालत सुधर नहीं रही है ना। नेपाल की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आया, तभी कुछ खास सुधार हो नहीं रहा है। रिपब्लिकनिज्म है, रिपब्लिकनिज्म मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड है, तभी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी किस तरह से पॉलिटिक्स होने वाला है ना। ये जेनजी प्रोटेस्ट क्या था? लीडरलेस था। इनका कोई लीडर था क्या? नहीं था। किसी लीडर के इशारे पे काम कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था, है ना। क्या सोशल मीडिया ने बोला क्या प्रोटेस्ट करो? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया तो बंद था। समझ में आई बात, है ना। तो ये लीडरलेस प्रोटेस्ट, इसको ऐसे प्रोटेस्ट को हम लोग पॉपुलर मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलर मूवमेंट। समझ में आई बात। तो ये एक तरह से क्या था? पॉपुलर मूवमेंट था। पॉपुलर मतलब पॉपुलर वर्ड आता है पीपल से, पीपल का मूवमेंट को आप क्या बोल सकते हो? पॉपुलर मूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोटेस्ट यहां पे देखा गया। करंट अपडेट, करंट अपडेट ये है सुशीला कार्की मैडम, इनको क्या बनाया गया है? नेपाल का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। नेपाल के आर्मी चीफ जो है जनरल अशोक राज सिग्देल, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आप रिजाइन कर दो, तभी जाके ये प्रोटेस्ट रुकेगा, अदरवाइज रुकने वाला नहीं है। तो रिजाइन करके भागे वो, तब जाके प्रोटेस्ट क्या हुआ? रुका है। समझ में आई बात, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अच्छी बात इन मैडम के बारे में क्या है? इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या किया है? पढ़ाई किया है। समझ में आई बात। तो जब मैं इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ाता हूं आईआर में, तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, इन कंट्रीज में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा यूथ्स को अपने यहां सब्सिडी देके, स्कॉलरशिप देके पढ़ाने के लिए बुलाना चाहिए। समझ में आई बात। क्योंकि यही लोग फ्यूचर में नेपाल के क्या है? लीडर्स हैं। नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश के क्या है? लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। समझ में आई बात, है ना। तो एक नेचुरल अफेक्शन जो है वो बना रहेगा, और रिलेशन जो है अच्छा बना रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो दैट इज वन गुड थिंग कि चलो इनको बनाया गया। आगे का रोड अहेड, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिट, लेजिट मतलब जो जनता को अच्छा लगे उसको क्या बोलते हैं? लेजिट। जो जनता को सही लगे वो क्या बोलते हैं? लेजिट,
तो जनता का एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड लेजिटिमेसी। जो पुराने गवर्नमेंट थे, केपी शर्मा ओली, क्या इलेक्शन में जीत के आए थे? यस। क्या लॉफुल प्राइम मिनिस्टर थे? यस। लेकिन एक टाइम पे जनता को, पीपल को पसंद नहीं आ रहे थे, है ना। एक्सेप्टेंस कम हो गया, एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, तो लेजिटिमेसी घट गई। अभी क्या है वहां पे? क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है। किस तरह क्या होने वाला है यह दिखाया जाएगा। नेपाल की पॉलिटिकल क्लास का क्या दिखता है? बैंकरप्सी, कि पॉलिटिकल क्लास बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट मतलब पैसा का बैंकरप्सी नहीं, पॉलिटिकल क्लास ही नहीं है अच्छा, जो नेपाल को गाइड कर सके, जो नेपाल को आगे की तरफ लेके जा सके, है ना। कंस्ट्रक्टिव चैनलिंग चाहिए, ये सब कीवर्ड है, कंस्ट्रक्टिव चैनलिंग चाहिए। यूथ एनर्जी मस्ट बी चैनल्ड इनटू पॉलिसी रिफॉर्म। नेपाल में क्या होने चाहिए? पॉलिसी के रिफॉर्म्स। पॉलिसी रिफॉर्म से जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था ना, याद आ रहा है। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस मतलब प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन, चीफ जस्टिस का इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशंस क्या होने चाहिए? क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इनके पास। ऐसा नहीं कि सब कोई उन पे क्या लगाते रहे? एलिगेशंस लगाते रहे। आई बात समझ में? क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क, और गवर्नमेंट ऐसे काम करे, ऐसे रूल करे, ऐसे लॉज बनाए, ऐसे पॉलिसी बनाए जिससे सबका इंक्लूजन हो, पॉवर्टी कम हो, इनइक्वालिटी कम हो, हर वर्ग जो है वो उसका फायदा हो, ऐसा नहीं सिर्फ नेपोकिट्स का फायदा हो। तो ये सब काम करना बचा है। नए लीडर को, जॉब्स को, एंटी करप्शन मैकेनिज्म, डिजिटल फ्रीडम को क्या करना होगा? प्रायोरिटाइज। अब ये सब चीजें हैं जो आप कहां पे लिखोगे? आंसर्स में लिखोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये क्या है? रोड अहेड, आगे क्या होना चाहिए। ये क्या है? करंट अपडेट कौन बना। ये क्या है कि ये किस तरह से इनका रेजिग्नेशन हुआ। रेजिग्नेशन होने के लिए क्या जिम्मेदार था? करप्शन। रेजिग्नेशन के लिए क्या जिम्मेदार था? इनइक्वालिटी। रेजिग्नेशन के लिए क्या जिम्मेदार था? डिसफंक्शन। रेजिग्नेशन के लिए क्या जिम्मेदार था? सिस्टमिक रिवॉल्ट। रेजिग्नेशन के लिए और क्या जिम्मेदार था? बताओ। पीपल, पुलिस फायरिंग, किलिंग 19 यूथ। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें आप कहां डालोगे? अपने आंसर्स में डालोगे। नेपाल पे और क्या इंपैक्ट पड़ा था? 25% जीडीपी उनका कहां से आता है? रेमिटेंस से आता है। किससे आता है? रेमिटेंस से। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। ऐसे पैरेलली और कहां कहां पे ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिला? स्टार्ट हुआ साउथ एशिया रीजन में, श्रीलंका से। सबसे पहले कहां देखने को मिला? श्रीलंका में 2022 में, है ना। ठीक है। पाकिस्तान वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से वैसा ही है। ठीक है। तो पाकिस्तान को लेके क्या करेंगे? पाकिस्तान अफगानिस्तान को नहीं ले रहे हैं। श्रीलंका वाज लार्जली स्टेबल। ठीक है। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका के अपने अलग वजह थे। अलग वजह क्या थे श्रीलंका में? 2022 वो टाइम था जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। श्रीलंका में बहुत ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हो गया, दैट इज वन वजह। कोविड से श्रीलंका उबर नहीं पा रहा था। श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया था टूरिज्म पे, है ना। क्योंकि कोविड के जस्ट पहले श्रीलंका में ईस्टर के फेस्टिवल में बॉम्बारी हो गई थी, बॉम्बिंग हो गया था। बॉम्बिंग की वजह से, टेररिज्म के रिस्क की वजह से श्रीलंका में टूरिज्म का आना क्या हो गया था? कम हो गया था। तो टूरिस्ट डिक्लाइन हो गए। कोविड से छुटकारा नहीं मिल रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हो जा रहा है? उनके ऊपर इन्फ्लेशन का भार बढ़ जा रहा है। और ये सब चीज हो रहा है जो श्रीलंका टाल नहीं सकता है। बट एक काम उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि पूरे श्रीलंका को बुला के अब पूरा श्रीलंका ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेगा। कैसा कल्टीवेशन? ऑर्गेनिक। पेस्टिसाइड बंद, फर्टिलाइजर बंद। तो ये वैसे तो अच्छी बात है, पर प्रोडक्टिविटी एक बार में घट गई। फूड क्राइसिस हो गया, फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज हो चुका है, फूड शॉर्टेज हो चुका है। इन्फ्लेशन ने फूड को, प्राइस को बढ़ा दिया है ना। और टूरिज्म आ रही ना, जिससे कि पैसा है, तो पैसा है नहीं, प्राइस बढ़ा हुआ है, खुद के पास खाने को नहीं है। समझ में आई बात? तो एक साथ क्या होगा? क्राइसिस होगा। वहां पे इतना कुछ वायलेंस नहीं हुआ। वहां पे भी प्रेसिडेंट घर छोड़ के भाग गए थे। समझ में आई बात? वहां प्रेसिडेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं। नेपाल में कौन? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट छोड़ के भाग गए। समझ में आई बात? प्रेसिडेंट के घर को लोगों ने आग नहीं लगाया, प्रेसिडेंट के घर पे आए, प्रेसिडेंट के स्विमिंग पूल में नहाए, प्रेसिडेंट के छत पे चढ़ के नाचे। समझ में आई बात? ऐसा कुछ काम 2022 में श्रीलंकन यूथ ने किया। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, वहां भी एक आध किसी लीडर के घर पे आग वाग लगाया श्रीलंकन यूथ ने वैसे। समझ में आई बात? है ना। और फिर धीरे धीरे वापस से इंडिया ने हेल्प किया बहुत ज्यादा। जब इंडिया श्रीलंका रिलेशन पढ़ोगे तो बताएंगे।
और बाकी और कंट्रीज ने भी थोड़ा बहुत। तो इसके बाद से श्रीलंका वापस है रिकवरी मोड में। ठीक है, लास्ट ईयर बांग्लादेश में ऐसे ही यूथ्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। ठीक है, जो शेख हसीना मैडम थी, उन्होंने उनके ऑर्डर पे गोलियां चल गई थी, कुछ यूथ्स वहां भी मर गए थे। फिर वो भी एक वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट बन गया और उनको भी देश छोड़ के भागना पड़ गया, और अभी नेपाल में। तो इससे बहुत सारी चीजें कड़ी कड़ी जुड़ भी रही हैं कि क्या यहाँ पे विदेशी ताकतों का हाथ है, बड़े कंट्रीज का हाथ है। बड़े कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हाथ है क्या, या चाइना का हाथ है क्या, या रशिया का हाथ हो सकता है क्या। तो रशिया का हाथ तो नहीं हो सकता है, रशिया बेचारा अकेले अपना युद्ध लड़ रहा है, किससे, यूक्रेन से। रशिया इज नॉट दैट पावरफुल जो वो कोल्ड वॉर में हुआ करता था। समझ में आई बात। बट यस, यूएस इज वेरी पावरफुल एंड चाइना इज ऑल्सो पावरफुल। समझ में आई बात। तो यूएस का हिस्ट्री रहा है, चाइना का तो वैसे हिस्ट्री नहीं रहा, बट यूएस का हिस्ट्री रहा है रिजीम चेंज का। किसका, रिजीम, गवर्नमेंट चेंज करने का। कि अगर किसी कंट्री में उसके हिसाब से काम नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट चेंज करा के ऐसी गवर्नमेंट ले आता है कि अपने हिसाब से काम होने लगे। समझ में आई बात, है ना। तो जब शेख हसीना वहां से हटी थी, शेख हसीना ने भी यूएस पे एलिगेशन लगाया था कि यूएस का जो इंटेलिजेंसी एजेंसी है सीआईए, उसका किया जा रहा है, उसका फ्यूल किया हुआ है। समझ में आई बात। नेपाल में भी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, है ना। बट कोई कंक्रीट, बहुत ज्यादा कंक्रीट एविडेंस भी नहीं है और कंक्रीट लॉजिक भी नहीं है कि इससे यूएस को डायरेक्टली क्या फायदा होगा। अभी तक बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी, या श्रीलंका में जो सिचुएशन बनी, है ना, या नेपाल में जो सिचुएशन बन रही है, उससे यूएस ने कोई बहुत डायरेक्ट फायदा नहीं लिया है। आई बात समझ में। अगर उससे वो बेनिफिट ड्रॉ कर रहा होता या बहुत ज्यादा ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा होता तो शायद लग सकता था कि हाँ, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शायद है और कुछ ना कुछ फायदे वाली बात है। आ रही बात समझ में। तो रादर देन हम लोग इसको माने कि बहुत ज्यादा फॉरेन एलिमेंट्स हैं इसमें, हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो डोमेस्टिक स्थिति थी वो चरमरा रही थी, है ना। वो क्राई कर रही थी कि हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की डिमांड थी, है ना। तो वैसे टाइम पे प्रोटेस्ट जो हुए वहां पे, और धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं बदलेंगी। परिस्थितियां बदलती हैं तो बहुत अच्छी भी हो जाती हैं और पहले से भी खराब हो जाती हैं। तो बांग्लादेश में किस तरह बदली हैं, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं, इंटरिम चल रहा है। ठीक बात है। श्रीलंका का सिचुएशन इज फार बेटर। 2022 में जो श्रीलंका का सिचुएशन था, श्रीलंका हैज रिकूपरेटेड, है ना। श्रीलंका का रिसर्जेंस एक तरह से हो चुका है। आई बात समझ में। बट ये नेपाल का देखना है, क्योंकि नेपाल की पॉलिटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही है। समझ में आई बात, है ना। पूरे ओवरऑल सिस्टम उनका अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है। ठीक बात है। बांग्लादेश में तो 1971 आजादी के बाद से क्या रही है, डेमोक्रेसी ही रही है। तो सिस्टम डेमोक्रेसी का है। श्रीलंका में भी सिस्टम डेमोक्रेसी का है। बट नेपाल का सिस्टम मोनार्की होगा, डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी किस तरीके का होगा अभी तक ये सेटल्ड नहीं है। समझ में आई बात। तो वहां पे एक्चुअली में क्या होने वाला है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी। ठीक बात है। क्या मोनार्की जाना अच्छा ऑप्शन है? नहीं। वर्ल्ड में कितनी ही कंट्री बची हैं जो मोनार्क है, शायद मोनार्की जाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। डेमोक्रेसी ही जाना होगा। बट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैसे होने होंगे, समझ में आई बात। कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, कैसे कैसे वो लोग सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को लेके आएंगे, ये चैलेंजेस देखनी बची होंगी। ठीक बात है। तो ये रहा पूरा। अब इंडिया और नेपाल के बीच का रिलेशन आप लॉर्ड राम और माता सीता से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर बुद्धा का जन्म कहां पे हुआ था, नेपाल में। ये पूरी जो पुरानी राम कहानी है इंडिया नेपाल रिलेशन की, जो मैंने काफी चीजें आपको बता दी। नेपाल सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इंडिया से करता है, नेपाल, है ना। सबसे ज्यादा चीजें इंडिया से इंपोर्ट करता है। ठीक बात है। कितना इंडिया से वो कितना इंपोर्ट करता है, 7.3। हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल को, $7.3 बिलियन का ऑलमोस्ट सामान, और इंपोर्ट कितना करते हैं, 1.2। ऑलमोस्ट ये $10 बिलियन के आसपास बनेगा। नेपाल की इनस्टेबिलिटी से थोड़ा फायदा ऑब्वियसली चाइना को हो सकता है। बट सुशीला कर्की जैसे बनी है वहां पे, है ना, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वहां भी चाइना का रोल बहुत ज्यादा लग नहीं रहा। आई बात समझ में, क्योंकि वो इंडिया के बीएचयू से पढ़ी है, थोड़ा इंडियनाइज्ड है। आ रही बात समझ में। और इंडियन एम्बेसडर जो है नेपाल में, उन्होंने जाके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को क्या किया है, शुभकामनाएं दी हैं। आई बात समझ में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एनर्जी एंड हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, नेपाल ऊपर है, इंडिया नीचे है। तो ऊपर से जो रिवर्स आती हैं, उसके बहुत सारे रिवर्स में हमारा क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल अरुण 3, लोअर अरुण, फुकॉट, करनाली और अरुण रिवर्स पे हमारे क्या है, प्रोजेक्ट हैं।
और वो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो नेपाल हाइड्रो पावर जनरेट करता है और इंडिया को बेचता है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, है ना, इनको बचाना जरूरी है। इंडिया और नेपाल में सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। कौन सा एक्सरसाइज? सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के आर्मी के बीच में। नेपाल से बहुत सारे यूथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। समझ में आई बात, है ना। गोरखा रेजिमेंट नाम सुना है आप लोगों ने? कौन सा रेजिमेंट? गोरखा रेजिमेंट। बहुत ही लॉयलिटी से ये लोग काम करते हैं। आई बात समझ में? बहुत ही बड़े पोजीशंस भी इनको मिलते हैं। ठीक बात है। तो गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के बहुत सारे यूथ भी काम करते हैं। इंडिया भी नेपाल के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट, और इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स भी नेपाली लोगों को बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब अलाउड है। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। आई बात समझ में? अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब्स अलाउड भी हैं। व्हाट मेजर्स कैन इंडिया अडॉप्ट? बॉर्डर मैनेजमेंट। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर और ज्यादा मैनेज, क्योंकि अभी इन लोगों ने क्या किया है, प्रोटेस्ट में कोई जेल खोल दिया, जेल में से बहुत सारे कैदी जो हैं वो फरार हो गए। ठीक बात है। अब कैदी तो कैदी हैं, कोई मर्डरर है, कोई किडनैपर है, कोई कुछ है, उनको खोलने की क्या जरूरत थी, बट हैं तो जंजी। समझ में आई बात? थोड़ा तो ऊपर नीचे करेंगे ही। ठीक है, तो फिर ये लोग कैदी वैदी भाग के इंडिया में घुसेंगे, फिर पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि नेपाल वाले फिर पकड़ लेंगे, फिर उन पर केस चलता रहेगा, है ना। तो कहाँ भाग के आएंगे? इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, कहीं भी खो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, कुछ भी काम स्टार्ट कर देंगे, है ना। कुछ भी काम स्टार्ट करने में इंडिया में कोई दिक्कत तो है नहीं। आई बात समझ में? ठीक है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें और करते रहना है। पीपल टू पीपल टाइज वगैरह हम लोग को और बढ़ाना है। तो ये रहा नेपाल का स्टोरी। सेकेंड स्टोरी है इंडिया एंड मॉरिशस रिलेशन। मॉरिशस, दोनों प्राइम मिनिस्टर जो है, मॉरिशस के भी प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का आपको नाम बताता हूं, नवीन चंद्र राम गुलाम। नाम सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि इंडियन ही है। नवीन चंद्र राम गुलाम, राम के गुलाम, और आगे क्या लगा हुआ है? नवीन चंद्र। तो ये आए हुए थे बनारसी, और बनारस में कौन था? हमारे प्राइम मिनिस्टर, दोनों लोग यहां पे मिले। मॉरिशस की बात करते हैं। देखो, मॉरिशस भी इंडिया की तरह ब्रिटिश के अधीन था। ब्रिटिशर्स ने उसको क्या किया हुआ था? कॉलोनाइज करके रखा था। किसको? मॉरिशस को। आई बात समझ में? मॉरिशस में पॉपुलेशन बहुत कम था, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी, बट मॉरिशस में ब्रिटिशर्स को दिखता था यहाँ खेती हो सकता है। क्या हो सकता है? खेती। तो हम खेती करवाएंगे, करेंगे तो नहीं। ब्रिटिशर्स आर लाइक, है ना, कि हमें लोग चाहिए जो यहाँ पे आके क्या करें? खेती करें, प्लांटेशन करें, है ना, कॉटन का प्लांटेशन करे, अलग अलग चीजों का, इंडिगो का प्लांटेशन करे, शुगर, जो भी चीजें हो सकती है उनका प्लांटेशन करे। समझ में आई बात? चाय का प्लांटेशन करे, जो भी चीजें हो सकती हैं प्लांटेशन करे। ठीक है, तो वो आने लगे, और इंडिया के जो लोग हैं, खासकर बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, जहां पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, वहां से लोगों को कहां भेजने लगे? अग्रीमेंट बना बना के कहां भेजने लगे? इन सब कंट्रीज में, जिसमें मॉरिशस है, जिसमें फिजी है, जिसमें किरीबाती है, बहुत सारे आइलैंड कंट्री है छोटे छोटे, जहां पे वो लोग भेजने लग गए। समझ में आई बात? अग्रीमेंट बना बना के। क्या बना बना के? अग्रीमेंट। 10 ईयर का अग्रीमेंट, 10 ईयर तक वापस नहीं आना। 20 ईयर का अग्रीमेंट, 20 ईयर तक वापस नहीं आना। और यहां पे गरीबी है, तो लोग जा रहे हैं कि चलो भाई 10 साल बाद आ जाएंगे, 20 साल बाद आ जाएंगे, 25 साल बाद आ जाएंगे। समझ में आई बात? मिनिमम 10-20 ईयर का अग्रीमेंट बना बना के भेज रहे हैं। अब अग्रीमेंट को अच्छे से इलिटरेट गरीब लोग नहीं पढ़ पाते थे, अग्रीमेंट नहीं बोल पाते, तो अग्रीमेंट को गिरमिट गिरमिट बोलते थे। क्या बोलते थे? गिरमिट। गिरमिट बन गया है, अब जाना पड़ेगा। गिरमिट, गिरमिट के नाम से ये लोग क्या हो गए? गिरमिटिया हो गए। क्या हो गए? गिरमिटिया। आज इनको गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गिरमिटिया। अब यही गिरमिटिया लोग जहां पे गए, 15 साल बाद कौन वापस आने वाला है? क्या करोगे वापस आके? समझ में आई बात? कौन है तुम्हारा वहां पे? 15 साल की उम्र में तुम चले गए, तुम 30 साल के हो वहां पे, तुमने वहां पे अपनी दुनिया बना ली है। आई बात समझ में? तुम 35 साल को, तुमने वहां पे दुनिया बना ली है। ठीक बात है, वहां पे तुम शादी वादी कर चुके हो। ठीक है, अब वापस आके क्या करना है तुमको? कुछ तो नहीं करना है। तो सारे लोग वहां जाते गए, वहां पे अपनी दुनिया बनाते गए, और इनफैक्ट वहां के टॉप पोजीशंस पे, पॉलिटिकल पावर्स पे वही लोग बन के बैठे रहते हैं, है ना। कई कई जगह पे वहां की जो पुरानी नेटिव पॉपुलेशन थी, उससे कहीं ज्यादा इंडियन ये गिरमिट पॉपुलेशन ही है ना। 60% 70% पॉपुलेशन कौन सी है? गिरमिट पॉपुलेशन हुआ करती है। समझ में आई बात? तो इनका नाम सुनो, और नाम सुन के आपको समझ में आया होगा कि ये भी क्या है? गिरमिटिया ही है। ठीक बात है। तो इंडिया और ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं, इनके रिलेशन के लिए ये गिरमिटिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो इंडिया से कहीं और जाते गए और रहते गए, बसते गए, इन सबको हम डायस्पोरा भी बोलते हैं। इंडियन डायस्पोरा। क्या बोलते हैं? इंडियन डायस्पोरा।
डायस्पोरा बना है डिस्पर्स वर्ड से। कौन से वर्ड से? डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब फैल जाना। क्या हो जाना? फैल जाना। ये लोग फैल गए, फैल गए हैं और जाके वहां पड़ गए। समझ में आई बात? दे आर इंडियन डायस्पोरास। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहां पे गुडविल पहले से ही है, पहले से ही एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, पहले से ही एक म्यूचुअल कनेक्शन है, पहले से ही एक शेयर्ड बिलोंगिंगनेस है। आई बात समझ में? तो रिलेशन तो अच्छा होना पड़ेगा ना, किसके बीच? इंडिया और मॉरिशस के बीच। ठीक है, और इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया इस साल जिसका नाम है महासागर। क्या नाम है? महासागर, जिसको हम समझेंगे। बार बार ये करंट अफेयर्स में आता है, जितनी बार आता है मैं उतनी बार समझाता हूं, बट आप में से कितने लोग देखते हो वो बताओ। ठीक है, खाली सैटरडे का करंट अफेयर्स देखने से नहीं होगा, डेली का भी देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? यहां पे तुम लोग सैटरडे को मिल जाते हो, सबकी क्लासेज अलग अलग होती हैं बाकी दिन में, बट सैटरडे को एक साथ मिल जाते हो। सैटरडे को इस तरह से क्लास चला पाना इज लॉट इजियर, बट जो बाकी दिन नहीं हो पाता है। बट ठीक है, बाकी दिन आप यूट्यूब पे देखते रहो, है ना। तो नेक्स्ट इज लाइक मॉरिशियस का लोकेशन। मॉरिशियस ये रहा इंडिया। इंडिया तो आपको पता है ना। इंडिया से नीचे आओगे तो ये क्या है? मॉलदीव्स है। मॉलदीव्स से नीचे आओगे इधर क्या है? आपको मॉरिशियस पड़ेगा, और नीचे इधर आकर आपको क्या मिलेगा? मॉरिशियस। ये वाला जो आइलैंड है इसको मेडागास्कर बोलते हैं, अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका, मेडागास्कर, यहाँ मॉरिशियस, यहाँ सेचिल्स। सेचिल्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर। तो मॉरिशियस और सेचिल्स से इंडिया बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है ना। ये जो चागोस आइलैंड है ये भी किसका पार्ट है? मॉरिशियस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? मॉरिशियस का। चागोस आइलैंड पे यूके कब्जा जमाया हुआ था। कौन कब्जा जमाया हुआ था? यूके। मॉरिशियस चला गया था यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशरी है, आईसीजे, जिसको क्या बोलते हैं? आईसीजे। बोलो क्या बोलते हैं? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां पे रूलिंग किसके फेवर में हुआ? मॉरिशियस, कि अंग्रेजों चागोस छोड़ो। समझ में आई बात? यहां पे तो फिर मॉरिशियस के कब्जे में ये भी है जो इंडिया के क्या है? बहुत पास है, मालदीव्स के नीचे है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म वगैरह बहुत सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं। और मॉरिशियस में जब इंडियन ओरिजिन के इतने लोग हैं, वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट वहां से अपनी इंडिया में क्या खोलते हैं? कंपनीज खोलते हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं? फंड करते हैं। समझ में आई बात? तो मॉरिशियस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स भी रहा है कि मॉरिशियस से इंडिया में क्या आती रहे? फंडिंग आती रहे। क्या आती रहे? फंडिंग। समझ में आई बात? ठीक है, मॉरिशियस इकोनॉमिक टाइज। इंडिया इज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? फार्मा, फार्मा मतलब दवाइयां। कॉटन, कॉटन तो कॉटन है। सीरियल्स, अनाज, मोटर व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल। सिग्निफिकेंट एफडीआई सोर्स। 2000 से जितना एफडीआई इंडिया में आया है, एफडीआई मतलब क्या होता है बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको इंडिया के लिए क्या बोलोगे? एफडीआई। इंडिया भी बाकी जगह कंट्रीज में कर रहा है, तो 25% उसमें मॉरिशियस का सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, मॉरिशियस काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है। कोविड के टाइम के बाद थोड़ा घट गया था, वापस थोड़ा बढ़ा, अभी थोड़ा कम है। ठीक है, बट देखते हैं, ये धीरे धीरे और बढ़ाना है। और ज्यादा क्या होते जाता है? डायमेंशन ऑफ द रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एंड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। वहां पे मॉरिशियस में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये गरीब लोगों के लिए कौन बना रहा है? इंडिया, है ना। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने कोविड-19 के एड भेजे। एड मतलब सहायता, जिसमें मेडिसिन होगा, वैक्सीन होगा, टेस्टिंग किट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आई बात समझ में? ठीक है, वाकाशिको ऑयल स्पिल सपोर्ट। वहां पे क्योंकि आइलैंड है, आइलैंड के आसपास से शिप्स ज्यादा रहते हैं, शिप्स में ऑयल बहुत होता है ना। कई बार शिप्स ऑयल भी कैरी करके जाती हैं, उनका कनस्तर उल्टा हो गया, ऑयल क्या हो गया? स्पिल हो गया, आसपास का पूरा इकोलॉजी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो वैसे में एक थोड़ा डिजास्टर वाली सिचुएशन होती है, हैजार्ड वाली सिचुएशन होती है, वहां पे इंडिया ने भी काफी इसेंशियल सप्लाईज का सपोर्ट किया था। वहां पे 70% पॉपुलेशन कैसी है? इंडियन ओरिजिन की। कितने परसेंट? 70%। रूटेड इन इंडेंचर्ड लेबर। इनका नाम क्या है? गिरमिटियास। कौन से लेबर? इंडेंचर्ड, है ना, जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज दिए जा रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है? इंडेंचर्ड लेबर। जब स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ ना, कौन सा सिस्टम? स्लेवरी। तब कौन सा सिस्टम स्टार्ट हुआ? इंडेंचर्ड लेबर का। फर्स्ट ब्रॉट फ्रॉम पुडुचेरी, पहले पुडुचेरी से गए थे। अब इनका ट्रेडिशन, फेस्टिवल, डायस्पोरा सब क्या है? सब पीपल टू पीपल टाइप, सब सस्टेन करता है। ठीक है, और क्या है ना, हम लोगों ने इंडिया के नीचे इंडियन ओशन से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं सबके लिए मोदी जी ने 2015 में
इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था सागर इनिशिएटिव। क्या नाम था? सागर। सागर का फुल फॉर्म था, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ऑल इन द रीजन, इस रीजन में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए सिक्योरिटी, और इन रीजन में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए ग्रोथ। फिर से बोलो, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब इन कंट्रीज में कुछ भी होगा, कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? हम प्रोवाइड करेंगे। क्या हमने प्रोवाइड किया? देखो यहां पे, क्या हमने प्रोवाइड किया? यस। क्या हमने प्रोवाइड किया? यस। तो क्या बाकी कंट्रीज के लिए भी किया? यस। ग्रोथ के लिए भी काम करेंगे, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे, पोर्ट्स डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। समझ में आई बात? है ना? तो ये पहले सागर इनिशिएटिव था। अब 10 साल हो गए हैं तो नाम बदल के क्या कर दिया गया है? महासागर। सागर में कंट्रीज जो इंक्लूड की गई थी इंडियन गवर्नमेंट से वो क्या थी? थोड़ी कम थी। अभी कंट्रीज और ज्यादा बढ़ा दिया गया। समझ में आई बात कि इंडिया अब और बड़ा हो गया, अब हम महासागर करेंगे। करो वही, कम से कम नाम तो बदल दो, भौकाल तो बढ़ा दो उसका। क्या बढ़ा दो? भौकाल। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये काम करना पड़ता है। ठीक बात है। तो महासागर, महासागर विजन, इंडो पैसिफिक आउटरीच। मॉरिशस क्या है? हमारा गेटवे टू अफ्रीका। मॉरिशस के बाद उधर मेडागास्कर और क्या शुरू हो जाता है? अफ्रीका, है ना? तो मॉरिशस में जो 70% इंडियन ओरिजिन के लोग देख रहे हो, बाकी 30% मोस्टली कहां के होंगे? अफ्रीकन ओरिजिन के लोग होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारा गेटवे टू क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका को कल्चर को समझने का, अफ्रीका में इन्वेस्ट करने का, अफ्रीका से एमओयूज करने का, अफ्रीका से क्रिटिकल मिनरल्स लाने का, अफ्रीका से रेयर अर्थ मिनरल्स लाने का, अफ्रीका से हाइड्रोकार्बन्स लाने का। समझ में आई बात? अफ्रीका के यूथ्स को ले आने का, अफ्रीका के यूथ्स को यहां पर ट्रेनिंग करके वापस भेज देने का, कि वहां पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो इंडिया की फेवरेबल गवर्नमेंट बनती रहे। आई बात समझ में? महासागर बिल्ड्स ऑन सागर। सागर कब आया था? 2015। महासागर का देखो ये रहा फुल फॉर्म। मैरीटाइम मतलब पानी, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। एक्टिव सिक्योरिटी और सब रीजन के लिए क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। समझ में आई बात? महासागर, जब भी आप एक्रोनिम लिखोगे कैपिटल में लिखते हो। समझ में आई बात? सारे लेटर्स आपके किस में होते हैं? कैपिटल में होते हैं। एक्रोनिम लिखते हो किस में लिखते हो? कैपिटल में। कोशिश करना ये याद रखना, जब एग्जाम में इस साल मेंस में आए तो आप लिख पाओगे। सागर और महासागर के बीच में क्या डिफरेंस था? सागर सिर्फ इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज के लिए था, महासागर पूरे ग्लोबल साउथ के लिए है। ग्लोबल साउथ मतलब वर्ल्ड मैप बनाओगे और वर्ल्ड मैप को ऑलमोस्ट डिवाइड कर दोगे, है ना, यूएस के नीचे, तो यूएस के नीचे जो कंट्रीज निकलेंगी आपको, मैक्सिको, पूरा पूरा साउथ अमेरिका, पूरा अफ्रीका, चाइना, इंडिया और बाकी कंट्रीज आपको क्या मिलेंगी? थोड़ी गरीब मिलेंगी। इनको क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ। और ऊपर वाली कंट्रीज जो मिलेंगी, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, वो क्या मिलेंगी? अमीर मिलेंगी, डेवलप्ड मिलेंगी। उनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल नॉर्थ। तो अब ये महासागर पूरे ग्लोबल साउथ के लिए है, पूरे इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। ठीक बात है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सारे जो ग्लोबल साउथ है सबके लिए है। यहां पे सिर्फ हम मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब पानी में, समुद्र में जो सिक्योरिटी चाहिए वो दे रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज, ब्लू इकोनॉमी मतलब पानी वाली इकोनॉमी, इन सब की बात कर रहे हैं। यहां पे हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड की सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं। समझ में आई बात? कि कहीं भी कोई आइलैंड कंट्री है, गरीब है, तो हम हैं, आ रहे हैं। समझ में आई बात? है ना? तुमको टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, तुम्हारे कंट्रीज के लोगों का कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। आई बात समझ में? है ना? एक हमारा डेवलपिंग कंट्रीज का, ग्लोबल साउथ के लीडर बनने का एक क्या है? ये सीधे सीधे अप्रोच है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि महासागर नहीं आए, और क्वेश्चन ऐसा आ जाए, हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। समझ में आई बात? हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो जब आप आईआर पढ़ लोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको और पता चल जाएंगे, और साथ में क्या पता चल जाएगा? ये महासागर। आई बात समझ में? ठीक है। और क्या काम कर होगा इसमें? इसमें मॉरिशस, सेचेल्स, मालदीव्स, ये कुछ कंट्रीज थी। इसमें एक्सपेंड्स टू पूरा अफ्रीका, पूरे आसियान कंट्रीज, पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा पैसिफिक आइलैंड नेशन, सब कुछ। पैसिफिक आइलैंड में क्या आ जाएगा? फिजी। इसमें फिजी नहीं था। आई बात समझ में? फिजी, टोंगा, किरिबाती आइलैंड। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इसमें पायरेसी, मैरीटाइम, थोड़ी बहुत बातें थी। इसमें ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज होंगी। इंडिया की नेवी, मॉरिशस की नेवी नेवल एक्सरसाइज कर रही। आई बात समझ में? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी बातें होंगी। इसमें ब्लू इकोनॉमी वगैरह था, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह सारी चीजें होंगी। तो ये सब कुछ कहां हो रहा है? महासागर। महासागर इज एक्सपेंडेड सागर।
सागर में कंट्रीज कम थी, महासागर में ज्यादा हो गई। सागर में रीजन पे बात होती थी, महासागर में पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। समझ में आई बात? सागर में कुछ इंडियन ओशन की कंट्रीज की बात हो रही थी, महासागर में कोई भी डेवलपिंग की कंट्री की बात हो रही है। आई बात समझ में? सागर में हम सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी दे रहे हैं, महासागर में हम तुम्हारी कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं कि आगे अपने से सिक्योरिटी कर भी लो। आई बात समझ में? टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। महासागर जो अपडेट है, एक तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट है 10 साल के बाद। आई बात समझ में? कैसा अपडेट है? सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, आईफोन जैसा। कंक्लूजन, द इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप इज नॉट merely bilateral but civilizational, economic, strategic. For India, Mauritius is maritime ally and diaspora bridge for Mauritius. India is the trusted development and security partner. ठीक है, बस दिस इज द कंक्लूजन। और इसके बाद से ये हमारे दो टॉपिक थे आज के जो खत्म होते हैं, है ना। अच्छा, अब ये दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक पे आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। जब तक मेंस चल रहा है मेंस का मिलेगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको कहां मिलते हैं? प्री सिक्योर में मिलते हैं। समझ में आई बात? जो राज सर डेली कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? और मेंस जैसे खत्म होगा इस पे भी आपको एक दो प्रीलिम्स के और एक मेंस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सो दैट कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाओ और थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेशन भी और ज्यादा कर पाओ। आई बात समझ में? दोनों प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि फाइनल आपको क्या करना है? एग्जाम निकालना है ना। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही है, बट प्रीलिम्स के बाद क्या देना है? मेंस। मेंस के लिए एक ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं आता कि ऐसे घोट के पिला देंगे एक दिन में मेंस स्वाहा, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए डेली 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 क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। डेली कितना प्रैक्टिस? 15 मिनट्स, डन। एक क्वेश्चन लिख लो, काम खत्म। वो एक क्वेश्चन कहां से लिखे? सोर्स 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 यहां पे है। आई बात समझ में? यहां पे अभी दो दो क्वेश्चन मिल रहा है, मेंस के बाद भी आपको एक एक क्वेश्चन मिलते रहेगा अगले प्रीलिम्स तक। आई बात समझ में? डेली कितने क्वेश्चन लिखो? एक। कितना टाइम? 15 मिनट्स, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। अगले दिन क्या मिलेगा? मॉडल आंसर मिला लो, है ना। कम से कम स्ट्रक्चरिंग मिला लो, कि ऐसा नहीं आपने पूरा रामायण लिख दिया है पैराग्राफ पैराग्राफ में, आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि उसमें लेंस लेके कौन सा कंटेंट है, कौन सा कहानी है। समझ में आई बात? अब देखो, ये क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में आपको दिया गया, लास्ट कल वाले डीसीए में, द रिवाइवल ऑफ चिंडिया। कल वाले डीसीए में क्या था? चिंडिया। चिंडिया मतलब चाइना और इंडिया, भाई भाई। चिंडिया मतलब दोनों कोऑपरेशन, दो का नाम जोड़ते हो, है ना। तो आप क्या चाहते हो? दोनों के बीच क्या रहे? कोऑपरेशन, तभी नाम जोड़ते हो आप। समझ में आई बात? तभी विरुष्का बनते हैं, है ना, विराट और अनुष्का। तो यहां चिंडिया अगर बन रहा है मतलब दोनों की कोऑपरेशन की बातें हो रही हैं। जब यूएस ने प्रेशर बढ़ाया हुआ है तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? वापस से चाइना से फ्रेंडशिप। द रिवाइवल ऑफ चिंडिया रिफ्लेक्ट्स बोथ होप एंड हेजिटेशन। होप भी है और हेजिटेशन भी है, क्योंकि चाइना तो परेशान ही करता रहा है। आई बात समझ में? तो हेजिटेशन तो रहेगा ना इन इंडिया चाइना रिलेशन। डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है? मोदी जी कहां गए थे? चाइना गए थे। लास्ट टाइम मोदी जी चाइना गए कब गए थे? 2018। क्या मोदी जी आपको ऐसे लीडर लगते हैं कि 7 साल एक कंट्री नहीं जाए? नहीं, मतलब 2018 गए थे, 19 में जी जिनपिंग को बुलाया था, 2020 से इंडिया चाइना में एक तरह से मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो गया था, है ना। जो जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख रीजन है ना, लद्दाख रीजन में गालवान घाटी है, गालवान वैली में चाइनीज आर्मी अंदर घुस रही थी, हमारी आर्मी उधर से घुस रही थी, फाइटा फाइटी हुआ, हमारे कुछ लोग मरे, उनके कुछ लोग मरे, फिर हमने टिकटॉक बैन किया। समझ में आई बात? तो हमारे रिलेशन क्या चल रहे थे? खराब चल रहे थे, है ना। लेकिन जब यूएस प्रेशर बढ़ा रहा है तो हम लोग वापस से क्या बन रहा है? चिंडिया बन रहा है। रिटर्न ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई। तो कभी हम हिंदी चीनी भाई भाई हो जाते हैं, कभी हिंदी चीनी बाय बाय हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। दिस इज द इंट्रोडक्शन, है ना। अब यहां पे एक होप कीवर्ड है, होप के ऊपर पॉइंट्स लिखना है। फिर हेजिटेशन कीवर्ड है, हेजिटेशन के ऊपर पॉइंट लिखना है। फिर आगे क्या होना चाहिए उस पे वे फॉरवर्ड लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, आंसर खत्म। समझ में आई बात? और आंसर्स कैसे लिखने हैं? पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में क्या रहेगा? कीवर्ड्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कीवर्ड्स। पॉइंट्स में दिखेगा कि ये एक अलग पॉइंट है, एक अलग पॉइंट है, सब मिला के खिचड़ी पका दोगे तो ढूंढने वाले को समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चरिंग। तो दैट्स वाई आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर करके दिया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको डीसीए के थ्रू, आपको प्री सिक्योर के थ्रू, आपको आसाम प्रहरी के थ्रू मिल रहा है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे निचोड़ना है, कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, वो आपको बताया जा रहा है। सेकेंड इज रोड्स कैन कैरी रिलीफ और रिप्रेशन। रोड जो है वो रिलीफ दे सकते हैं, है ना। ये टॉपिक था
माओइज्म के रिलेटेड, जैसे हम अभी चाइना में नेपाल में माओइज्म की बात कर रहे थे, कल हमने यूट्यूब पे डीसीए में किसकी माओइज्म की बात की थी, इंडिया में जहां माओइस्ट इंसर्जेंसीज हैं जंगल वाले एरियाज में, रूरल एरियाज में, वहां पे रोड्स की कमी है। समझ में आई बात? तो गवर्नमेंट अगर रोड बनाती जाती है तो ये तो दिखता है गवर्नमेंट एक्टिव है, गवर्नमेंट है। अगर जंगल में रहने वाले लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को रोड ही नहीं दिखता है तो उनको गवर्नमेंट का एहसास ही नहीं होता है, उनको कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कुछ हो रहा है। कम से कम रोड दिखता है तो पहला एहसास होता है कि कुछ है गवर्नमेंट जैसा। समझ में आई बात? तो पैरेलल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं लगती। पैरेलल गवर्नमेंट कौन बनाते हैं? माओइस्ट। कल वाला डीसीए देखोगे तो समझ में आएगा। आई बात समझ में? पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके ऊपर दिस इज द क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको मॉडल आंसर। अब आज जो क्वेश्चन है नेपाल का पॉलिटिक्स के ऊपर और इंडिया मॉरिशस रिलेशन के ऊपर, ठीक है? ये पीडीएफ मिलेगा, दोनों क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करो, भले आपको मेंस देना हो या नहीं देना हो, क्योंकि प्रीलिम्स भी कल ही थोड़ी देना है ना? प्रीलिम्स देने के पहले मेंस वाली एबिलिटी जितना डेवलप हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मेंस को मेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेन ही मेन है। आई बात समझ में? प्रीलिम्स क्या है? बस प्री है। आई बात समझ में? प्री लगा हुआ है उसमें, प्री बस। तो प्री तो क्वालिफाई करना है तभी तो मेन दे पाओगे, बट मेन तभी दे पाओगे जब मेन को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओ। आई बात समझ में? ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। कुछ डाउट हो तो पूछो। एक दो ऐसे क्लास करा दीजिए। यस, ऐसे क्लासेस कराएंगे, अगले वीक करा देंगे। वाज द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन्फ्लुएंस बाय चाइना? नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, कम्युनिस्ट मूवमेंट जब हुए थे तो इन्फ्लुएंस बाय चाइना। यस। प्लेटो इज फर्स्ट कम्युनिस्ट। हाँ, प्लेटो के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ग्रीक फिलोसफर। यस, ठीक है। चलिए फिर, सी यू अगेन। थैंक यू। और डेली वाला देखते जाओ, डेली वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली वाला नहीं देखोगे बिल्डअप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बिल्डअप। प्लीज वॉच द करंट अफेयर्स डे।